सेकंड ये। अच्छा जी, ग्रुप में किसने पूछा था पेरी हेलियन और एपी हेलियन, तो बस इसको ब्रीफली ऐसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। सिंपल है जी, पेरी हेलियन, पेरी मतलब नजदीक, ठीक है। और ए जो है, ए का मकसद मतलब होता है इंग्लिश में वैसे एब्सेंट, दूर, ठीक है, नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन है। तो पेरीहेलियन मतलब जो अगर जमीन सूरज के नजदीक हो तो उसको पेरीहेलियन कहते हैं उस फिनोमिनन को, और अगर ये दूर हो जाए तो इसको एपीहेलियन कहते हैं। अब दूर होती है ये जुलाई के महीने में, और मैक्सिमम 5 जुलाई को ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, जबकि मैक्सिमम क्लोज जब होती है, बिल्कुल क्लोज हो, तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे तो 5 जनवरी है। अब यहाँ पर इशू यही क्रिएट होता है कि जी जनवरी में तो सर्दी होती है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल इतनी को खास सर्दी नहीं होती जितनी नॉर्दर्न एरियाज में होती है, जबकि जुलाई में सख्त गर्मी होती है और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस डिस्टेंस हालांकि ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न एज सच अनक्लियर है, लेकिन अब बस यूं समझ लें कि यहाँ पर जब ये पेरीहेलियन होता है तो ज़मीन का टिल्ट इस तरह से हो जाता है सूरज के, कि यहाँ पर जो रेज हैं, क्योंकि इसमें तो क्लियर नहीं है ना, वो ऐसे तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। जब जमीन पर सूरज की रेज तिरछी पड़ती हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, और वो एज सच हमें मतलब पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती जमीन पर। जिस तरह सिंपल सी आप देखें कि जब मॉर्निंग का वक्त होता है तो सूरज में ऐसा रेड कलर का शो हो रहा होता है, ठीक है, हालांकि वो भी बिल्कुल हमारे आई टू आई कांटेक्ट में होता है। जबकि वो ही जब दिन के 12-1 बजते हैं तो वो हमारे सर पर होता है, तब भी तो हम उसको आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल येलो कलर का हमें नजर आता है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हमें महसूस होती है, हम देख भी नहीं सकते उसकी तरफ। तो उसकी रीजन क्या होती है कि सुबह के वक्त जो रेज हैं वो तिरछी पड़ रही होती हैं, और जब वो हमारे टॉप पे आ जाता है सर पे दिन के वक्त, तो उसकी रेज बिल्कुल डायरेक्ट जमीन पर आ रही होती है, इसकी वजह से गर्मी ज्यादा होती है। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। तो पेरीहेलियन मतलब जमीन का सूरज के नजदीक होना, और एपीहेलियन मतलब जमीन का सूरज से दूर होना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता चांद का भी इसी तरह फिनोमिनन है। चांद भी जमीन के नजदीक भी होगा और जमीन के दूर भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे ये भी देख लें। अगर चांद जमीन के नजदीक होता है तो उसको कहते हैं पेरिगी, और दूर होता है तो एपोगी, ठीक है जी। वहां था क्या था, पेरीहेलियन, और यहाँ क्या है, पेरीगी। और इधर वहां जिस तरह एपीहेलियन था तो यहाँ क्या था, एपोगी। तो ये बस 4 टर्म्स हैं, ये आपने इस तरह याद रखनी है। तो ये पेरीगी और एपोगी तो कभी आज तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिजिक्स के यूनिट्स आज हमने पढ़ने हैं, और भी बहुत कुछ पढ़ना है, चंद एक यूनिट्स पढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा जो भी पास पेपर्स में आया है और जो आ सकता है हम उसी को टच करेंगे। मैंने पहली बात कह दी थी। और 3 साल के पेपर तकरीबन 60 to 70 पेपर्स बनते हैं, उनको हम डिस्कस करते जा रहे हैं साथ के साथ। पिछले दिनों भी एक स्टूडेंट आप में कह रहे थे कि पास पेपर्स भी स्टार्ट कराएं, तो ये जो मेरे लेक्चर्स हैं सारे पास पेपर्स पर ही हैं, ठीक है, और उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तकरीबन उन्हीं से एक्सट्रैक्ट है ये सब। तो इसलिए इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। हाँ, कुछ जब नए एमसीक्यूज आते जाएंगे, वो मैंने आपको कहा आप डाटा में ऐड करते जाएं, कुछ ना समझ आ रहा हो तो डिस्कस कर लें। पास पेपर डेली बेस पे पढ़ें, तो उसमें से अगर कोई नहीं समझ आता कोई क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें, हम उसको लेक्चर का हिस्सा बना लेंगे। जिस तरह अभी ग्रुप में आपने पूछा तो मैंने इसको दोबारा डिस्कस कर दिया। 2022 में क्वेश्चन था कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। तो एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है टेम्परेचर का। बाकी अब हमने इन सब पर पूरे को पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने, तो वैसे भी एवरीडे साइंस का जो हमारा पोर्शन है वो उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और बहुत सारी एकेडमीज तो पढ़ाती भी नहीं है। ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, मैथ ये पढ़ाती हैं बस, ठीक है, या उर्दू 10 नंबर का आता है, इस्लामियत पढ़ाती है। और तो हम बस ये कोशिश कर रहे हैं पास पेपर मैक्सिमम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जोल एक्चुअल में एनर्जी का यूनिट है। अच्छा, ये ऑप्शंस भी अजीबो गरीब है, यहाँ भी जोल है। पता नहीं ये लिखने वाले की गलती है या पेपर में ऐसा आया हुआ है, ये मुझे नहीं पता। जोल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने अभी नोट किया, सॉरी।
तो मुझे लगता है अगर आप में से कोई फिजिक्स वाला है, चलें छोड़िए। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी अगेन जूल 2022 में भी आया, 23 में भी आया, और यहाँ ऑप्शन ठीक है, वाट या न्यूटन। ऑपोजिट करके पूछा, उसने पहले यूनिट पूछा और बताया कि यूनिट उसने बताया है और पूछा है कि किस चीज का यूनिट है। अब दूसरा उसने बताया है कि क्वांटिटी बताई है और उसका पूछा है कि इसका यूनिट क्या है, तो जूल है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और वाट किसका यूनिट है, इधर देख लेते हैं। वाट यूनिट है पावर का, ठीक है। तो ये टेबल आप कर लीजिएगा। टाइम सेकंड इसको छोड़ दें, मास का यूनिट ग्राम्स है, चलें। डिस्टेंस का मीटर है, वॉल्यूम का लीटर या क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर ज्यादा है, ये आपने देखना है। क्यूबिक मीटर। फोर्स का न्यूटन इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का जूल, पावर का वाट, करंट का एम्पियर इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का वोल्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का ओहम, प्रेशर का पास्कल, पास्कल इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, नंबर का इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी का देख लेना याद, मतलब पूरा टेबल ही आपने एक दो मरतबा देखना है। ये सारे वही हैं जो हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं, जो कि भूल जाते हैं। फिजिक्स जिसकी होगी शायद वो भी भूल गया होगा अगर मास्टर में, क्योंकि सब चीजें तो नहीं पढ़ते होते। तो इन चीजों को आपने एक तो रिवाइज कर लेना है। अच्छा जी, ये एक नई चीज है कि ल्यूमिनस बॉडी इमिट्स लाइट। ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस कहते हैं चमकदार चीज को। तो ल्यूमिनस बॉडी चमकदार है ही क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी से लाइट को इमिट कर रही है, उसकी जिस्म से लाइट निकल रही है। अब यहाँ पे अलग चीज क्या है, वो कहता है कि यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि जो चमक है, शाइनिंग है, उसका यूनिट कौन सा है, वो है लक्स। ये मेरे लिए भी न्यू था। तो लक्स जो है वो जिस तरह वो लक्स साबुन है, सोप, तो वो एक्चुअल में इसी से रेलेवेंट है। लक्स मतलब वो लाइटनिंग जो उधर से ग्लो जो क्रिएट करता है, उसकी बेस पर उसने नाम उसका लिखा रखा है लक्स। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज लक्स। तो लक्स से वैसे याद रहेगा। और इस लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर ये जो कैंडल है, एक कैंडल जितनी उसकी ब्राइटनेस है, 1 मीटर तक उसकी ब्राइटनेस ब्राइटनेस कितनी होती है, उसको मतलब 1 लक्स कहते हैं। 1 मीटर कैंडल जलाएं और बिल्कुल अंधेरा हो, और 1 मीटर तक उसकी कितनी लाइट जाएगी, कितनी उसकी चमक होगी इर्द गिर्द चारों तरफ, तो उसको एक इल्यूमिनेशन, 1 इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। इन्वेंशंस। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय 2022 में भी पूछा, 23 में भी। तो किसने? माइकल फेराडे ने लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इसने इंट्रोड्यूस कराई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो माइकल फेराडे ने बेसिकली यही काम किया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। मैग्नेटिक मतलब हमारा मैग्नेट, उस मैग्नेट को जब हम किसी के धात के साथ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी मेटल के नजदीक लेकर आते हैं और मूवमेंट उसकी होती रहे, जिस तरह की इसमें हो रहा है साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो करंट पैदा होता है। ठीक है जी। इसमें क्या बात हुई थी? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेट को मेटल के नजदीक लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसी को लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, कंडक्टर जिस तरह ये वायर है, आप समझ लें कॉपर की वायर है, तो इस कॉपर की वायर के नजदीक मैग्नेट को लेकर आया जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर जब आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। कैसे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जरिए। बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसको यहीं तक करें। विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हो गया ना? आई थिंक अगर कहीं कोई इशू हो तो फिर मुझे स्टॉप कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये मैंने वैसे ऐड कर दिया। ये जो हमारे यहाँ जितनी भी बिजली बनती है, जो क्या कहते हैं, डैम्स फॉर एग्जांपल, तो डैम्स में जितनी बिजली बनती है तो वो इसी फिनोमिनन के तहत बनती है, मैग्नेटिक फील्ड के तहत। यहाँ पर जिस तरह हिज डेमोन्स्ट्रेशन दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ नियर बाय सर्किट शोर दैट मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी।
जिस तरह से यहाँ पर है, और हम मोटर को जैसे थोड़ा सा घुमाते हैं, जिस तरह पानी फॉल करता है। अब पानी जिस तरह डैम्स में यही होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पानी गिरा, अब पानी गिरा तो ये, इसको क्या कहते हैं, मेरे ऐसे जहन से निकल गया, कॉइल, हाँ सॉरी कॉइल। तो कॉइल मूव करती है, साथ यहाँ पर मैग्नेट्स हैं। तो जहां पर मैग्नेटिक लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई होता है और करंट पैदा होता है। ठीक है जी। तो इसी से ये करंट है, फिर हम इसको यूज करते हैं, ये पूरी दुनिया में फैलता है। अब हाँ, हम पर यह है कि हम कॉइल को कैसे घुमाते हैं, वाटर की मदद से, एयर की मदद से। ठीक है जी, जिसको विंड मिल्स कहते हैं, या हाइड्रो पावर पानी की मदद से हो गया, या न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम इसको कॉइल को मूव करवाते हैं, जिस तरह मर्जी देखें। बिल्कुल सेम फिनोमेना है। अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो हमने एक चीज तो मूव करनी है ना, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स है, मतलब मूवमेंट की फोर्स है। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेट है ये स्टिल है, तो चुनाचा हम कॉइल को घुमाएंगे, तो एक ना एक चीज को तो मूव करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना जी यहाँ पर? ओके। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। 1712 में स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके बाद ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, आई थी 1712 में। स्टीम इंजन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी थी। स्टीम इंजन मतलब, आपने कोई पुरानी मूवीज में भी देखा होगा, ट्रेन होती है, उसके अंदर एक पूरा डब्बा होता है जो कोयलों से भरा होता है। ठीक है जी, और उसको यहाँ पर एक पोर्शन में ऐसे कोयले डालते रहते हैं, आग जलती है, भाप पैदा होती है, उस भाप से फिर यहाँ पर ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, इससे एग्जॉस्शन से या गैस के प्रेशर से ये मूव करता है, ये पूरी मशीनरी मूव करती है उससे। तो आपने याद रखना है, स्टीम इंजन इन्वेंट किसने किया, जेम्स वाट ने, और इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1712 में। ये इंपॉर्टेंट है बात। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। 2021 का एक क्वेश्चन है कि लेजर से मतलब क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का इमिट होना। लेजर बेसिकली क्या है कि स्पेसिफिक एक लाइट, नैरो इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर की लाइट। ठीक है, अब इंडिविजुअल लाइट लाइट जो है ना, उसके अंदर 6-7 कलर होते हैं। अब वो जो कलर्स हैं उसके अंदर किसी में एनर्जी कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अब हमें कहीं पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, कहीं पर कम एनर्जी की जरूरत होती है। जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो हम उस कलर को वहां से पिक कर लेते हैं। जैसे ब्लू कलर है तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट, जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो ब्लू कलर पिक कर लेते हैं। या यहीं से फिर कॉन्सेप्ट बाद में निकला एक्स रेज का, उनको हमने फिर सेपरेट कर लिया। ठीक है, इस चीज को समझ लेना आपने। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेजर का मतलब क्या है कि हमने इंडिविजुअल कलर्स निकाल ली लाइट के। अभी आगे देखना, ये इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट वर्किंग लेजर डेवलप किसने की, थियोडोर मेरनन ने। थियोडोर मेरनन ने ये बेसिकली फिनोमेना डिस्कवर किया था, और अब इसका बहुत ज्यादा यूज है। आगे एक यूज आएगा, जिस तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया डीवीडी। आपने डीवीडी, हाँ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा ना तब ये मैं इसको यहाँ पर इस बताऊंगा कि डीवीडी वगैरह किस तरह बनती है। तो यहाँ पर यही मोनोक्रोमेटिक लाइट का फंक्शन है। बार कोड स्कैनर्स, ठीक है, बार कोड्स आपने देखा होगा वो, बल्कि अब जब कोविड के दिन थे तो वो एक छोटा सा रिमोट टाइप था, और वो माथे पर ऐसे लगाते थे तो उसके अंदर रेड कलर निकलता था। तो वो मोनोक्रोमेटिक बेसिकली थी। ये जो बारकोड स्कैनर्स हैं, जब आप किसी बड़े मॉल पे जाते हो शॉपिंग वगैरह करने, तो वो चीज़ों के ऊपर एक टैग लगा होता है, उसको वो स्कैन करता है, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लेजर। और इसी तरह आई की सर्जरी, ये भी मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है, जिस तरह भी बताया मैंने। लेकिन जो बाजुकात मोतिया वगैरह इस तरह का कोई इशू होता है, तो वो आंखों पर ऐसे फेर के वो इतनी डिजीज है उसको डिसॉल्व कर देती है ये लाइट से। और इसके पीछे लॉजिक का प्रिंसिपल क्या है कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है उस हिसाब से हम वो लाइट्स निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग। ठीक है, 2021 का एक क्वेश्चन है कि गैमा रेज, कौन सी रेज थी जो ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। गैमा रेज, तो तीन रेज हैं ये बेसिकली, अल्फा, बीटा और गैमा। तो अगर आप इनके आगे एक शीट रख दें, एक पेपर की शीट, तो अल्फा रेज जिन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इतनी ज्यादा वीक है कि वो एक पेपर को भी क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन इस पेपर को बीटा और गैमा रेज क्रॉस कर जाती हैं। इसी तरह अगर आप इनके आगे एल्यूमिनियम शीट रख दें,
तो बीटा रेज, और बीटा रेज यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगी, लेकिन गैमा रेज गुजर जाएंगी। और गैमा रेज को रोकने के लिए 10 सेंटीमीटर की लेड विड 10 सेंटीमीटर विड्थ की लेड रिक्वायर होती है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा है कि मोर पेनिट्रेटिंग रेज कौन सी है, गैमा रेज। अब एक जगह वो ये भी क्वेश्चन करता है कि अगर हमें बीटा रेस को रोकना हो तो क्या चीज दरकार होगी, तो एल्यूमिनियम फॉइल अगर हम लगा दें कहीं पर तो बीटा रेस को रोका जा सकता है। अगर हमें गैमा रेज रोकनी हो, वो पूछ लेता है जी अगर हम 5 mm की एल्यूमिनियम अगर कहीं फॉइल हो तो क्या गैमा रेज स्टॉप हो जाएंगी? नहीं। इनको रोकने के लिए लेड की 10 सेंटीमीटर विड्थ चाहिए होती है। एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा कि वाई वाई कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि उसके अंदर से गैमा रेज निकलती हैं। इसके फंक्शन से रिलेटेड था तो मैंने इधर डाल दिया। तो गैमा रे, ये कोबाल्ट 60 है बेसिकली, इसमें से इसी तरह रेज निकलती रहती हैं, रेडियो एक्टिव होता है ये कोबाल्ट 60। और इसको फिर हम उनसे निकलने वाली गैमा रेज को कैंसर के इलाज के लिए यूज करते हैं, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है। तो वहां सर पर जो, इनमें से सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो फिर गैमा रेस से होता है, इसका मतलब? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाई एनर्जेटिक होती है ना, हाई एनर्जेटिक होती है। मजीद इसको थोड़ा सर सा इनका और, सोर्स इनका सोर्स क्या है सर? इनकी कहाँ से मतलब निकलती है, पता है इसके बारे में? सोर्स बेसिकली ये जो है ना, जो वैसे तो हम इसको केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ये। यूरेनियम पढ़ा था सर। यूरेनियम के अलावा भी कोई होता है कि नहीं होता? हाँ जी, अब जिस तरह आपने देखा नहीं कोबाल्ट में से निकलता है, निकलता सब में से ही है। मतलब जो भी रेडियो एक्टिव होगा उसमें से निकलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होगा उसमें से ये रेज निकलती हैं। लेकिन किसी में, अब जिस तरह यूरेनियम की बात आपने की ना, तो उसमें हाईली एनर्जेटिक होती हैं, किसी में कम एनर्जेटिक होती हैं। अब यहाँ पर हम यूरेनियम को तो यूज नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं कर, वहाँ बहुत कम जगहों पे करते हैं क्योंकि वो बहुत अनकंट्रोल रेडिएशंस होती हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, ठीक है। और कुछ को हम रेडियो एक्टिव बनाते भी हैं, एनर्जी बना, ये गामा रेज अल्फा रेज निकालने के लिए, ठीक है। कुछ को रेडियो एक्टिव बनाया भी जाता है, उसको ओवरलोड कर दिया जाता है। तो वो हम फिर पढ़ेंगे ना, अभी तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये आ गया था तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना फिर रेडियो एक्टिव, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल बेसिकली ये जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो ये इसलिए इसलिए ऐड किया मैंने, कहता है कि 2 प्रोटॉन्स जिस तरह होते हैं ना, प्रोटॉन्स इज, अल्फा पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो इस पर बेसिकली चार्ज पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये टू टू न्यूट्रॉन्स की ये जो है ना, अगर अल्फा पार्टिकल की सिर्फ बात करें तो वो 2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है उसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन से बना होता है। बीम एक अलग चीज है, पार्टिकल एक अलग चीज है। बीम तो ये हो गया ना, मल्टीपल अल्फा पार्टिकल्स हो गए, वो सिर्फ निकल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पार्टिकल है। इस पर आपने ये समझना है कि अल्फा पार्टिकल है तो क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, वो 2 प्रोटॉन के बराबर है। और बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ही है जिस पर -1 चार्ज होता है। और गैमा रेज, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो, न्यूट्रॉन जिसको हम कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वेरी फेमस, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और इसका मतलब क्या था कि अगर मास को हम बहुत तेजी से ऐसे, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, 1905 में थ्योरी दी थी। तो इसका मतलब यही है, वो कहते हैं जनाब आप एक मन लकड़ी अगर जलाएं, ठीक है, आप लकड़ी जल गई, आपने उसका कोई भी मास हवा में उड़ने नहीं देना, आप उसका वजन करोगे वो तो राख का वजन तो 1 मन तो नहीं होगा। इसका मतलब वो जो उसमें से एनर्जी निकली है उसका कोई ना कोई वेट है। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो फिर एनर्जी मास में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, ये अभी एक पेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप एनर्जी को अगर कंट्रोल कर सकते हो तो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये एनफ है। और थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्या इक्वेशन है? इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन ने दी, ये याद रखना। When the object moves the speed of सर मेरे light, ख्याल थ्योरी में सर इसको थ्योरी में और दो थ्योरीज होती हैं, एक जनरल
रिलेटिव थ्योरी है और एक स्पेसिफिक रिलेटिव थ्योरी है। एक में तो वो ग्रेविटी की बात करता है कि एक दो चीजें जो है ना वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करती हैं, और हम्म। एक में वो टाइम डायलेशन की और mass की बात करता है सर। दो इसमें दो पार्ट्स हैं सर। हम ज्यादा उसमें पढ़ नहीं रहे ना, हम सिर्फ अपने एमसीक्यूज को देख रहे हैं। मैंने तो आपको बताया है कि सर ये हम एक नाम एक एमसीक्यूज को पढ़ेंगे तो पूरा नाम बदल चैप्टर के भी बन पूछ जाएगा। सकता है सर, हम्म। वो नाम बदल के भी पूछ सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं पूछेगा। मेजर मेजर ये नाम है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने तो आज तक यही पढ़ी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। भारत, आप लोग जितना सर्च करना चाहें करें किसी भी एक एमसीक्यूज पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये जितना मर्जी उसको हमारा एक इलेबोरेट करके लिखें, अपना टॉपिक बनाए जितना मर्जी। सर ये हमारा एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, उसमें भी ये इसके बारे में बताया गया है। हाँ, तो मैं वो इसलिए फिर बता रहा आपके हूँ कि सब्जेक्ट है ना। मैं तो जनरल नॉलेज की हाँ बात कर रहा हूँ ना, जीके जीके का लिहाज से सिर्फ यही पूछेगा वो। अगर आपका सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है वो तो फिर इलेबोरेटली पूछेगा ना। ठीक है। अब जिस तरह से आपको तो सर ने पता नहीं क्या क्या पढ़ाया होगा गेम्स में। अब जब जनरल पेपर आता है तो जनरल पेपर में तो गेम्स के बारे में वो ऐसे ही स्लाइडली असल पूछता भाई है और असल बहुत भाई कम हमारे पूछता है। सब्जेक्ट में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस टॉपिक के तहत पढ़ाई जाती है? यार ये आप मोमेंट मोमेंट एजुकेशन उसमें है। मैं सुबह भेजूंगा आपको, सुबह उसका चलो चलो डिस्कस कर दूंगा सब। भेज देना, कोई मसला नहीं। वो लॉ ऑफ अगर आपका ग्रेविटेशन होगा सब्जेक्ट है, इवन अगर आपकी मैकेनिक्स में। केमिस्ट्री भी है, तो ये तो फिर आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे ना। ठीक है ना। फिर इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना असद। हम तो इसको मैं ये सर सिर्फ आज एक ही पढ़ जनरल देख रहे हैं। ये मैं आज ही पढ़ रहा था इसलिए मुझे याद है। आप कहाँ पढ़ रहे थे, पास क्वांटम पेपर में, या आप तो पढ़ाते हो ना, तो कहीं पे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, वहां पढ़ रहे होंगे ना। सर मैं ये ना एक बुक है हमारी, उसको पढ़ रहा था आज वैसे जनरली, तो क्वांटम थ्योरी और ये दो थ्योरी मेरी नजर में हाँ हाँ हाँ, बस वो अब इसको हम सारा पढ़ नहीं सकते ना असल में। एवरीडे साइंस, अब आप खुद बताओ कि नाइन्थ की फिजिक्स, नाइन्थ टेंथ की अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएं तो हमें तो फिर 2 साल चाहिए। बिल्कुल ऐसा सर, हाँ, सही कह रहे सही है ना। तो हम बस हिंट दे रहे हैं, और ये थोड़ा सा कम पोर्शन आता है ना इसका, एवरीडे साइंस का, जनरल पेपर में 100 मार्क्स। तो इसलिए हम कोशिश है कि 3 से 4 लेक्चर में मैक्सिमम इनको इसको एंड कर दें। और अभी मैं बल्कि बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इसको एंड करने की, लेकिन ये पास पेपर में इतने क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको हैं। जितना मर्जी इसको सर्च करें, जितना मर्जी इसको देखें, ठीक है ना। वो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था वो एटमॉस्फेरिक लेयर वाला, वो हमारा सोलर सिस्टम के साथ थोड़ा मैच भी होता है, आपकी तो आवाज वो नहीं आ पढ़ना रही है मुझे। ठीक है। हेलो, जी जी, सुन आहिस्ता पा आ रहे रही हैं है। सर? हेलो सर। जी जी। सर मैंने वो बोला था, एक टॉपिक था हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर वाला, वो जो ट्रोपोस्फेयर और जी फिर जी। मीजोस्फेयर वाला था, हमारे सोलर सिस्टम के साथ थोड़ा कनेक्ट भी होता है, तो वो हमने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? उसमें से पास पेपर में से पूछा भी हुआ है सर उसमें। तो एटमॉस्फेयर वाला मैंने कल आपसे शेयर किया तो था, उसमें लेयर्स सारी थी, उसमें बताया था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा वो सर मैंने देखा नहीं अभी, सॉरी। ओके, देख कल वाली लेना, में वो लिंक शेयर होंगे। ठीक है, वो कल असल ठीक है में आप सर। लोगों की थी ना क्लास लेंथ थी, तो इस वजह से वो बस नहीं बल्कि, टेस्ट। हाँ मैंने बाद में शेयर किया, वो कल रिकॉर्ड करके शेयर किया, क्योंकि आपकी क्लास लेंथ थी कल तो सर ने कहा था रिकॉर्ड करके शेयर कर दें। हाँ, और टेस्ट भी था तो वो आई थिंक ग्रुप में कहीं खो गया लिंक उसका, चले ढूंढ ठीक है, लेते हैं सर। देख लेना, चलो वो दोबारा मुझे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। ओके। When the object moves with the speed of light, its mass would be infinity। ये उसी से कनेक्टेड है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ा था आपने असद? क्या है ये क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट मास वुड बी इंफिनिटी। जी सर, वही बात आ गई उसकी, आइंस्टाइन की। हाँ, तो मतलब उसके मास की कोई हद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जिस तरह लाइट का हमें कोई, लाइट का नहीं पता उसके अंदर कितना मास है। तो मास अगर मूव करे बहुत स्पीड ऑफ लाइट की, ये एक इमेजिनरी थ्योरी है, मतलब हम कभी मूव कर ही नहीं सकते इस स्पीड से। तो रिलेटिविस्टिक मास जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा विदाउट बाउंड, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है उसका।
तो इन्फिनिटी बन जाएगा। असल मकसद है उसकी इन्फिनिटी की तरफ, कि लाइट की स्पीड से मास को मूव करें तो वो भी इन्फिनिटी बन जाएगा, उसकी कोई बाउंड्स नहीं रहेंगे, उसकी कोई हद नहीं रहेगी। ओके। लाइटनिंग रॉड, ये दिलचस्प बात है जी, आसान है। लाइटनिंग रॉड इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लाइटनिंग रॉड को इन्वेंट किया। अच्छा, जब हम पास पेपर में पढ़ते थे तो हमें लगता था यार पता नहीं क्या चीज़ है लाइटनिंग रॉड। ये बेसिकली एक सिंपल रॉड है, ठीक है। इसके इलाके में बिजलियां बड़ी गिरती थी, तो लाइटनिंग, लाइटनिंग कहते हैं बिजली को। आपने वो एफएससी के इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा होगा ना, वो थंडर स्टॉर्म में वो एक लड़की होती है और बादल बादल गरज रहे होते हैं। तो लाइटनिंग ये बेसिकली वो बिजली की बात है। तो बिजलियां गिरती थी, तो उसने कहा कि एक रॉड ऐसे मकान की छत पे लगा दी जाए और उसको कनेक्ट कर दिया जमीन से। तो छत पर जो भी बिजली गिरेगी वो इस रॉड से होती हुई उसका सारा जो अर्थ है वो जमीन में चला जाएगा। हमारे इलाके में असल में इतनी बिजली गिरती नहीं है ना, ये तो अभी हादसात हुए हैं, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज ये जहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा तूफानी बारिशें बिजलियां होती हैं तो वहाँ ये यूज होता है। हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग रॉड लगाई जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? ग्राहम बेल ने। कब किया? 1876 को। और उसके बाद मार्टिन कॉपर ने इन्वेंट किया टेलीफोन 1973 को। ये सिंपल याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, टेलीफोन ग्राहम बेल ने और मार्टिन कॉपर ने इन्वेंट किसको किया? फोन को 1973 में। रॉबर्ट बंसन ने इन्वेंट किया बंसन बर्नर। बंसन बर्नर, अगर आप में से किसी का बैकग्राउंड है को केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, तो एक छोटा सा वहाँ पर एक इन्वायरमेंट वो बना होता है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या आप यूँ समझे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लैब में ना एसी वगैरह लगा होता है, तो एसी एक तरफ चलो एसी लगा होता है, दूसरी तरफ एक कवर्ड एरिया होता है जहां पर ये लैंप उस कवर्ड एरिया में हम रख देते हैं। तो वो एसी की जो एसी वाला एरिया भी डिस्टर्ब नहीं होता, और इससे हम क्या करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते रहते हैं। ये जो कि हम करते रहे हैं। और क्या उसका तरीका, मतलब जिस तरह आप फॉर एग्जांपल को बैक्टीरिया कल्चर को डील कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आपको बार बार इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने पड़ते हैं। तो बंसन बर्नर इसलिए फेमस है। रॉबर्ट बर्सन ने इसको इन्वेंट किया। नेक्स्ट है जी मर्करी थर्मोमीटर, इन्वेंटेड बाय डैनियल जैब्राइल फॉरेनहाइट। अब देखें, अब ये इन्वेंशंस पूछ रहा है मुख्तलिफ के, बंसन बर्नर किसने इन्वेंट किया, मर्करी थर्मोमीटर किसने किया। तो जितने हम कर सकते हैं उतने तो कर रहे हैं। बाकी जब आप ये कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे कि कई जगह रिपीट भी हो रहे हैं, उसके बाद आपको जहां से डाटा मिलता है आप इसको याद करें। जहां से डाटा मिलता है जितने आपको मिल सकते हैं आप याद करें, लेकिन पहले वो करें ना जो इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसी का 100 इन्वेंशंस और उनके जो याद करना शुरू कर दें, तो वो मेरा नहीं ख्याल के बेहतर है। आप पहले इंपॉर्टेंट करें, उसके बाद जितना मर्जी करें। मरकरी को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी जो एक्सपेंशन है हीट के लिहाज से वो बड़ी रिलेटिव है, ठीक है, प्रीसाइज है। इसलिए हम मरकरी थर्मामीटर यूज करते हैं, डैनियल जब्राइल का बनाया हुआ है ये। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो मरकरी है वो अपना एक्सपेंड करता है, और उसी को हम